कौन से? अच्छा, छंद दो प्रकार के होते हैं। अगर कहा, अच्छा मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछता है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। छंद 3 प्रकार के होते हैं, एक तो सममात्रिक छंद, दूसरे अर्धसम और तीसरा विषम मात्रिक छंद। ठीक है, और अगर वर्ण के आधार पर गिरेंगे तो समवर्णिक छंद, अर्धसमवर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद। लेकिन अगर अंग पूछा जाए तो अंग कितने होते हैं? 7। ठीक। सममात्रिक वर्ण में कितने छंद आते हैं हमारे प्रमुख? 4। कौन कौन से? ट्रिक क्या है? चारों गीत हरि के। बहुत अच्छा है। रोला हमारा कोई बोल, जैसे हम कहेंगे कोई वही बताएगा। चलिए आप बताइए, सोरठा कैसा छंद है? सोरठा सममात्रिक छंद है? आप बताओ, रोला कैसा छंद है? सममात्रिक है? रोला सममात्रिक है? आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। सही, अगर है तो कहिए हाँ है, हम बार बार कहें लेकिन है। अगर है तो है। चलिए ठीक। इंद्रप्रभा कैसा छंद है? समवर्णिक या सममात्रिक? हंसी बताइए। इंद्रप्रभा समवर्णिक। इंद्रप्रभा के साथ साथ और कौन से समवर्णिक छंद है? अच्छा, और और इंद्रवज्जा। इंद्रवज्जा। अच्छा ठीक। और अर्धसमवर्णिक में कौन सा छंद आता है हमारा? अच्छा, विषमवर्णिक में कौन सा छंद आता है? अरे इसका मतलब आप रुक जाए, आप लोग इन लोगों से पूछेंगे। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चलो आप बताओ। दोहा के तीसरे चरण में कौन सी कितनी मात्रा होती है? अरे भाई जिससे पूछ रहे वो बताए, आपको भी बताने का मौका मिले। चौपाई के तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती है? पहले और तीसरे में, दूसरे और पहले चौथे में 11 मात्रा। चलिए ठीक। हमने आपको लिखाया था तुलसी राम नाम सम्मीत ना आन, जो पहुंचावे रामपुर तो अनुसार। इसका ये कौन सा हमारा छंद है? तुलसी राम राम सम्मीत ना आन, कौन सा छंद है ये? बरबर। ठीक। अब आप लोग पंक्ति देखकर पहचान लेंगे कौन सा छंद है। ठीक है, हाँ मात्रा लगाने नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है। मात्रा जैसे अभी आपको बहुत से छंद पढ़ने हैं, जैसे 24 मात्रा किसमें होती है? हाँ किसमें? रोला में। और अन्य छंद में जिसमें भी 24 मात्रा होती है, भी आपको कुंडलिया पढ़ाया जाएगा, छप्पे पढ़ाया जाएगा। बहुत जगह ऐसा भी होगा जहां आपको मात्रा से भेद नहीं पता चलेगा, क्योंकि मान लीजिए सवैया में होती है जितनी मात्रा उतनी दूसरे छंद में भी हो सकती है। तो कभी कभी मात्रा के आधार पर भी आप नहीं काउंट कर पाएंगे। आपको पंक्ति देखने के बाद में भी समझ आना चाहिए कि ये क्या पढ़ा। अब कोई दोहा पढ़ेगा तो आपको लग जाएगा कि दोहा ही है। दोहा पढ़ने के बाद थोड़ी लगेगा सोहर पढ़ रहा है, वो साफ साफ स्पष्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग विषम मात्रिक छंद देखेंगे। हमारा सममात्रिक और अर्धसममात्रिक छंद खत्म हो चुका है। अब हमें क्या पढ़ना है? कौन सा छंद? ये कलर किसको बड़ा अच्छा लगता है? चलो भाई आप वाली सही है। ठीक है, कौन सा छंद पढ़ना है? विषम मात्रिक। एक मिनट, विषम मात्रिक छंद में हमने क्या बताया था? नहीं, इस विषम मात्रिक छंद आप कैसे पहचानेंगे? अगर कोई विषम मात्रिक छंद कहता है तो आपका कहना क्या होगा? ध्यान किसका रखा जाता है? लय का। यानी इसमें केवल अंतिम में लय का ध्यान रखा जाता है। इसमें मात्रा, वर्ण, यति, गति इसका कोई विशेष ध्यान
नहीं रखा जाता। यानी जो पंक्ति आने वाली है गाने वाली वो सही आनी चाहिए, यही प्रमुख रूप से ध्यान रखा जाता है और उसको हम क्या कहते हैं, लय कहते हैं। ठीक, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में पहला छंद हमारा कौन सा था, और छप्पय। छप्पय और कुंडलिया दो प्रमुख रूप से था, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए छप्पय। हमारी तबीयत खराब है इतना, लेकिन आप लोगों को पढ़ाने के लिए आना पड़ता है। छप्पय, बंद कर दो। क्यों इतना देर हो जाता है, टाइम से आवा करो। कौन सा छंद है हमारा, छप्पय। लिख लीजिए, यह एक विषम मात्रिक छंद है। यह एक कैसा छंद है, विषम मात्रिक छंद है। ठीक, यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण, 6। इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं, 6 चरण। प्रथम 4 चरण, अच्छा एक मिनट, ये हमारा छप्पा किन किन छंदों से मिलकर बनता है, रोला और उल्लाला। ठीक, देखिए प्रथम 4 चरण, इसमें 6 चरण होते हैं। यह हमारा एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण, प्रथम 4 चरण, प्रथम 4 चरण रोला होते हैं। क्या होते हैं, प्रथम 4 चरण रोला होते हैं एवं अंतिम 2 चरण उल्लाला। अंतिम 2 चरण क्या होते हैं, उल्लाला। प्रथम 4 चरण रोला होते हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला होते हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला होते हैं। ठीक है, कितनी मात्राएं होती है इसमें, मात्राएं कितनी होती है इसमें, छप्पे में कितनी मात्रा होती है, ये होता है आप लोगों का प्रेजेंट ऑफ माइंड। अभी बहुत लोग, कोई 24 कहता, कोई 28, कोई 32, मतलब कोई तो सही जाएगा ही। विषम मात्रिक छंद में मात्रा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। ठीक है, इसमें ध्यान किसका रखा जाता है, लय का ध्यान रखा जाता है, यानी गाने में सही आना चाहिए। तो आप लोग उदाहरण लिख लीजिए। नीलांबर परिधान, नीलांबर परिधान हरित पट सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह
फूल तारा मंडल है। इसी में लिखा था। हाँ लिखिए ना, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है। बंदी जन खग वृंद, चार चरण तो लिखेंगे पहले ना, चार का रोला होता है। शेषफन सिंहासन है। पहले चार चरण हमारे क्या होते हैं? रोला होते हैं। अंतिम दो चरण उल्लाला होते हैं। ये चार चरण हो गया। करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस बेस की। हे मातृभूमि तू सत्य ही, हे मातृभूमि तू सत्य ही, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। लिख लीजिए पहले। नीलांबर परिधान हरित पटपट सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदीजन खगवृंद शेख फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ये दो कौन से हैं हमारे? उल्लाला। और ये क्या है हमारा चारों? रोला में कितनी मात्रा होती है? कोई एक पंक्ति में देख लेते हैं। ठीक, पहले उतार लीजिए, जितना कम बोलना पड़े उतना अच्छा है। आज चाहे जिस पंक्ति में देखेंगे सब में 24 होना चाहिए। ठीक है, आज बीच में से देखते हैं। लिख लिया सब लोगों ने? सबने लिख लिया? देखिए इस पर कौन सी मात्रा रहेगी? इस पर, इस पर, इधर देखिए, लिखिए मत, बोलिए ना आप लोग उधर से। इस पर कौन सा रहेगा? क्या हो गया आवाज में? इस पर, 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 2 1 3 2 5 1 6 7 2 9 2 11 2 13 2 15 15 1 16 2 18 18 1 19 19 1 20 20 2 22 22 2 24 24 2 26 26 2 28। रोला में कितनी मात्रा होती है? 24 और 28 आ रहा है। अच्छा ये हम उल्लाला में 28 होती है। हाँ तो उल्लाला हो गया, वही तो कह रहे हैं। उल्लाला में कितनी मात्रा होती है हमारी? 28 मात्रा। यानी इसके जो पहले 4 चरण होते हैं वो किस में होते हैं? रोला में। और अंतिम 2 चरण किस में होते हैं? उल्लाला में। तो उल्लाला हम लोगों ने देख लिया, 28 मात्रा आ गई टोटल। ये अब क्या देखना है हमें? रोला में देखना है ना। चलिए यहां देखते हैं। एक चीज आप लोगों ने पढ़ा है, जहां अनुस्वार होता है वहां क्या मात्रा होती है? और जहां अनुनासिक होता है वहां अनुनासिक क्या? वही कहने वाले थे। अनुनासिक क्या होता है? चांद। और अनुस्वार अंकित। तो अनुस्वार में क्या होता है हमारा? और अनुनासिक में? फिर से सोच लीजिए।
अनुस्वार में क्या होता है और नासिक में? पक्का है? चलिए ठीक। यहाँ क्या रहेगा? यहाँ क्या रहेगा? लघु रहेगा। यहाँ 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 क्या रहेगा? यहाँ 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 दीर्घ रहेगा। यहाँ 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 क्या रहेगा इसमें? और वहां पे यहाँ पर, यहाँ और यहाँ 2 1 3 1 4 4 2 6 2 8 2 10 10 2 12 1 13 13 3 16 16 2 18 18 2 20 20 3 23। नदिया पे लगता है, अनुस्वार लगता है नदिया पे। पहले सुनिए, 1 2 3 2 5 5 2 7 3 10 10 3 13 13 2 15 15 2 17 2 19 से 20 20 3 23। इसमें कहाँ लगेगा हमारा? हमने अपने मन से लिख दिया कि यहाँ पे रहता है, नदिया में रहता है ये, अनुनासिक यहाँ पे रहता है। वही करना पड़ेगा, वही चीज है भाई। गड़बड़ क्यों होने देंगे हम? अरे 1 2 पंक्ति और देखेंगे इसमें, परेशान मत होइए। चलिए ऊपर वाला पहले देख लेते हैं। यहाँ क्या रहेगा? यहाँ 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 किस लिए दीर्घ रहेगा? 2 भी, हाँ संयुक्त अक्षर से पहले भी है और दूसरे बड़ा वर्ण भी है, बड़ा भी मात्रा है। यहाँ क्या रहेगा? किसको लगता है दीर्घ? यहाँ 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 पट पट पर क्या रहेगा? दीर्घ रहेगा। यहाँ 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 2 1 3 3 3 6 2 8 8 2 10 10 2 12 1 13 13 3 16 2 18 18 2 20 4 24। उल्लाला और रोला 4 जो हमारे शुरू के 4 होंगे वो रोला होंगे और जो अंतिम होंगे वो क्या होंगे? उल्लाला होंगे। तो समझ में आ गया? अब आप लोग कर लेंगे। अब उल्लाला की, उल्लाला आपको पढ़ाए है ना पहले, इससे पहले उल्लाला पढ़ा है। तो उल्लाला में 28 मात्रा होती है, रोला में 24 मात्रा होती है। अगर हमारा छप्पे छंद आता है तो वो 2 छंदों से मिलकर बनेगा, रोला और उल्लाला से। रोला अगर आपको काउंट करना है तो मात्रा के आधार पे आप 24 आएगा तो काउंट कर सकते हैं। साथ में पंक्ति भी तो कम से कम दी होगी, आप बोल कर देखेंगे, मन में गा के देखेंगे, हाँ वही आ रहा है। ठीक है? क्या उल्लाला नहीं, उल्लाला बोलो यार, उल्लाला हम बार बार बोल रहे हैं। हो गया? नोट कर लीजिए इसे, मात्रा को नोट कर लीजिए। एक चीज इसमें और बताना है, लिख लीजिए तब बताएं। हो गया? अब ध्यान से लिखिए पहले, उसके बाद में मात्रा लगाइएगा। देखो इधर देखो, जो हमारा छप्पे छंद होता है, जो कुंडलिया छंद होता है, वो सेम मिलता जुलता होता है। ठीक है? उसमें अंतर कैसे पता करेंगे? बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान से सुनिए। जो छप्पे छंद होता है, जो कुंडलिया छंद होता है, वो लगभग मिलता जुलता होता है। इसमें मात्रा के आधार पे जल्दी इसमें भेद नहीं हो पाएगा। आपको एक अच्छी सी ट्रिक बता रहे हैं जिसके माध्यम से आप तत्काल ये जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा छप्पा है, कौन सा कुंडलिया है। यहाँ पहला अक्षर क्या लिखा है? ये
नीलांबर, ठीक। और अंतिम अक्षर क्या लिखा है? सर्वेश की है। पहले नीलांबर लिखा है और इसमें क्या लिखा है? सर्वेश की। यानी जो पहला अक्षर है वो अंतिम अक्षर नहीं है। अंतिम अक्षर पहले अक्षर में वेद है, ऊपर नीलांबर है। अगर वहां भी नीलांबर नीचे भी होता तो मानो जो ऊपर था वो नीचे था, लेकिन इसमें ऊपर क्या लिखा है? नीलांबर, और नीचे क्या लिखा है? सर्वेश की। यानी मिलता जुलता तो नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे? छप्पय छंद। और इसके विपरीत जो शब्द यहां हो और वो शब्द वहां हो नीचे, जैसे कोई भी शब्द नीलांबर यहां आ गया और अंतिम में भी नीलांबर आए तो वो कौन सा छंद हो जाएगा? कुंडलिया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छप्पय में आएगा ऊपर, वो नीचे नहीं आएगा। और कुंडलिया में जो शब्द ऊपर आएगा वही नीचे भी, अंत में जो सबसे पहले आएगा वो सबसे अंत में आएगा। इस माध्यम से हम क्या कह सकते हैं? कौन सा छंद है ये? कुंडलिया। आप लोग पॉइंट डाल के इसको लिख लीजिए पहले। तो ये समझ में आ गया? अब छप्पय आ गया समझ में? छप्पय में कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है? देखिए, छप्पय छंद के अंतर्गत, छप्पय छंद के अंतर्गत छप्पय छंद के अंतर्गत जो शब्द सबसे पहले आता है, छप्पय छंद के अंतर्गत जो शब्द सबसे पहले आता है वो शब्द अंतिम में नहीं आता। कब नहीं आता? अंतिम में। जो शब्द सबसे पहले आता है वो शब्द अंतिम में नहीं आता। छप्पय छंद के अंतर्गत जो शब्द सबसे पहले आता है वो शब्द अंतिम में नहीं आता है। जबकि कुंडलिया में जो शब्द सबसे पहले आएगा वही शब्द सबसे अंत में आएगा। जो शब्द सबसे पहले आएगा वही शब्द कब आएगा? सबसे अंत में आएगा। भाई प्रूफ करके आपको दिखाते हैं, ठीक है? कोई डाउट नहीं बचेगा आपको लोगों का। हटा दें इसको। ये समझ में आ गया ना? छप्पय जो पहले हमारे चार होते हैं वो क्या होते हैं? रोला होते हैं। रोला में कितनी मात्रा होती है? 24। 24 आपको गिन करके दिखा दिया। अंतिम दो कौन से होते हैं? उल्लाला। उल्लाला में कितनी मात्रा? 28। 28 काउंट करके दिखा दिया। कुंडलिया जो हमारा आएगा, जो शब्द पहले आएगा वही शब्द अंतिम में भी आएगा। और अब आप लोग लिख लीजिए कुंडलिया। मजा आ रहा है पढ़ने में? कुंडलिया। और लिखिए कुंडलिया में लिखिए, यह एक 6 चरणों वाला यह एक 6 चरणों वाला विषम मात्रिक छंद है। यह एक कितने वर्णों वाला? 6 चरणों वाला विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आप लोग बोलेंगे कि ये सब मात्रिक क्यों नहीं है? ये भी तो आता है प्रश्न कि अगर प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है तो इसका मतलब ये सब मात्रिक होना चाहिए। लेकिन ये सब मात्रिक क्यों नहीं अभी बता रहे हैं आप। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं।
इसके प्रथम दो चरण दोहा। कुंडलिया किससे किससे बनता है? दोहा और रोला से। इसके प्रथम दो चरण क्या होते हैं? इसके प्रथम दो चरण क्या होते हैं? दोहा। कौन रोला बोला है? इसके प्रथम दो चरण दोहा होते हैं और अंतिम चार चरण रोला के होते हैं। चार चरण किसके होते हैं? रोला के होते हैं। चार चरण किसके होते हैं? बड़ी परेशान की खांसी। पहले इसमें दो क्या होते हैं? दोहा। अंतिम चार क्या होते हैं? रोला होते हैं। और ये आपस में कुंडली के रूप में एक दूसरे से गुथे रहते हैं। और ये आपस में कुंडली के रूप में एक दूसरे से गुथे रहते हैं, इसलिए इन्हें कुंडलिया कहा जाता है। ठीक, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कुंडलिया कहा जाता है। इसलिए इन्हें कुंडलिया कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? कुंडलिया कहते हैं। बहुत अच्छा। आपको हमने बता दिया कि कुंडलिया में भी 6 चरण होते हैं और छप्पे में भी 6 चरण होते हैं, लेकिन इसमें अंतर स्पष्ट करने का क्या है रूल? जो पहला शब्द अंतिम शब्द नहीं होगा वो कौन सा होगा? छप्पा होगा। अब आपको एक अच्छा सा उदाहरण लिख के हम बता रहे हैं। सर ये सम्मात्रिक क्यों नहीं है, आप बताएंगे? सुनिए, सममात्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि दो छंदों के जोड़ से मिलकर के बना है। ठीक, सममात्रिक छंद तब कहलाएगा जब एक ही छंद आपकी समान मात्रा में हो। ये दोहा और रोला दोनों से मिलकर के बनता है, इसलिए सममात्रिक छंद नहीं है, क्योंकि दोहा और रोला में मात्राएं समान नहीं होती हैं। और ये अर्ध सम्मात्रिक भी नहीं है, क्योंकि दोहा हमारा अर्ध सम्मात्रिक है, लेकिन दोहा में ही 2 प्रकार की मात्राएं होती हैं। दोहा में 2 प्रकार के छंद जोड़े नहीं जाते, जबकि कुंडलिया में 2 प्रकार के छंदों को जोड़ा जाता है, दोहा को और रोला को। इसलिए कौन सा छंद हो जाएगा? विषम मात्रिक छंद। ठीक है, कोई आपसे प्रश्न करे कि अगर 24 मात्राएं हैं तो फिर ये विषम मात्रिक क्यों है, सममात्रिक क्यों नहीं है? तो इसमें प्रथम जो 2 चरण हमारे हैं वो दोहा के, और अंतिम चरण जो 4 चरण वो किसके होते हैं? रोला के होते हैं। ठीक है, दोहा में मात्राएं कितनी होती हैं? दोहा में कितनी मात्रा होती है? मतलब टोटल कितनी मात्रा होती है? 24। और रोला में कितनी मात्रा होती है? 24। तो दोनों में 24 आ गया, लेकिन दोहा की जो 24 मात्रा आती है दूसरी तरह से आती है, क्योंकि दोहा के 4 चरणों में पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11 करके, उसके बाद में जो हमारा रोला आता है वो सब मात्रिक है, उसमें प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं आती हैं। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि ये कौन सा छंद है हमारा? विषम मात्रिक। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया? अब एक प्यारा सा एग्जाम्पल आपको लिख के दिखाते हैं। पहले 2 दोहा रहे, रोला अंतिम 4। पहले 2 दोहा रहे, रोला अंतिम 4। और क्या है? रहे जहां 24 कला कुंडलिया का ताज। ये कौन सी पंक्ति हो गई हमारी? नहीं, ये किसकी पंक्ति है कुंडलिया के अंतर्गत? दोहा की पंक्ति है।
इसमें आ रहा है ना 4 चरण, पहले दोहा रहे, रोला अंतिम 4, जहां रहे 24 कला, कुंडलिया का सार। इसमें मैथ में लिखना गलत है, नहीं तो मात्रा ही नहीं आएगी। यहाँ कौन सी मात्रा होगी हमारी, दिख रहा है? यहाँ, 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 3 और 6 3 9 और 9 4 13, 13 हो गया। इसमें पहला चरण है, इसमें 13 हो गया। दूसरे चरण में कितनी होनी चाहिए? 11 होनी चाहिए। इसमें क्या रहेगा? इसमें 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 क्या रहेगा? और इसमें 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 3 4 3 7 7 4 11, 11 आ गया। गिन लीजिए, 3 4 3 7 और 7 4 11 हो गया 11। यानी पहले चरण में कितनी मात्रा हो गई हमारी? 13। दूसरे चरण में कितनी मात्रा हो गई? 11 हो गई। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है? पहले तो आपने देखा कि रोला और दोहा से मिलकर के हमारा कुंडलिया छंद बनता है। तो ऊपर की जो पंक्ति होती है वो कौन सी होती है? दोहा होती है। दोहा आप लोगों ने ऊपर 2 देख लिया। अब नीचे 4 कौन आएगा? रोला आएगा ना। हम पढ़ाएंगे तो बराबर बात करिए, तभी समझ में आएगा। ऐसा नहीं ब्लैक बोर्ड पे हम लिखाएं आप उतार लीजिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। अभी पूरा लिखा रहे हैं ना, अभी 4 दोहा भी, रोला भी तो रहेगा। आपको हमने लिखाया था कि ये एक दूसरे में कुंडली की तरह गुथे होते हैं। यह लिखा था पहले 2 दोहा रहे, रोला अंतिम 4, और जहां रहे 24 कला, कुंडलिया का सार। फिर वही चीज यहाँ पे लिख कर आई, कुंडलिया का चरण 6 जहां विराजे। ऐसा लग रहा है ना कि एक दूसरे में मिला हुआ है ये, ठीक है। कुंडलिया का सार चरण 6 जहां विराजे। अच्छा हाँ, किस प्रकार आप लोग अगर आएगा तो अलग करेंगे कुंडलिया और छप्पे को? तो कुंडलिया में जो पहले अक्षर होता है सेम होता है, लास्ट में जो होता है वो सेम होता है। ठीक से अलग अलग होता है, सेम नहीं होता लास्ट और अंतिम। कितनी पंक्ति हो गई? 4। अंतिम के बाद क्या लिखा है? बता रहे हैं। कहाँ पे? दोहा अंतिम 4 लिखा है। कहाँ? वाद सरोला आदि छाजे। ये आप लोग अगर याद कर लेंगे तो आपको पूरा कुंडलिया याद हो जाएगा। इसी पर निर्मित है ये, ठीक है। कुंडलिया संत पर ही निर्मित है ये। आदेहु के साथ क्या है? आदेहु
ये सरोला आदिहु छाजय, छा और जा, इतना बेकार लिखते हैं यार। ठीक, पहले दो दोहा रहे, रोला अंतिम चार, जहां रहे 24 कला, कुंडलिया का सार। कुंडलिया का सार चरण छा जहां विराजे, दोहा अंतिम वाद सरोला आदिहु छाजे। पर सबही के अंत शब्द वही दोहराले, दोहा का प्रारंभ हुआ हो जिससे पहले। ऊपर पहले आ गया और नीचे भी क्या आ गया, तो ये कौन सा छंद हो गया हमारा? कहा था ना आपसे हमने कि जिससे पहले जो आएगा अगर अंतिम में वही आ गया तो कौन सा छंद हो जाएगा? कुंडलिया हो जाएगा। पहले दो चरण कौन से होते हैं? अंतिम चार। रोला में कितनी मात्रा? अब 24 से भी देख लेते हैं, कोई एक पंक्ति देख लेते हैं। चलिए यहां से शुरू करते हैं। यहां क्या रहेगा? बोलिए ना, क्या रहेगा यहां? यहां 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 ठीक। यहां 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 कौन दीर्घ होता है? यहां 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 क्या रहेगा? छह में किस माध्यम से? इसमें बड़ा आ लगा है एक हिसाब से। अयोग हुआ है, ठीक है। अब एक दिमाग लगाइए, पहले छा छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जो कम पड़ेगा वो लगा देंगे, तब पता चल जाएगा कौन सा लगेगा। ये आपके लिए ट्रिक बता रहे हैं हम आपको। देखिए पेपर में तो हम साथ जाएंगे नहीं, ठीक है। कुछ ट्रिक आपके पास जरूरी होनी चाहिए। अयोगवाह तो लिखा है नहीं कि अयोगवाह दीर्घ होता है या लघु होता है, ठीक है। अयोगवाह दीर्घ में भी प्रयुक्त होता है और लघु में, जैसे हमें पता है अयोगवाह दीर्घ में भी प्रयुक्त होगा लेकिन लघु में प्रयुक्त होगा। लेकिन उसके आगे और पीछे वर्ण को देखते हुए, आगे अगर संयुक्ताक्षर है या पीछे संयुक्ताक्षर है तो उसके माध्यम से। लेकिन आपके लिए ये होगा कि सब कुछ गिनके वो छोड़ दीजिए, जो कम आएगा वही लगा दे, ठीक। यहां कौन सा आएगा? यहां दीर्घ आएगा। चलिए हाँ दीर्घ। यहां 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 ठीक। 2 2 4 1 5 5 और 2 7 1 8 8 3 11 11 3 14 14 2 16 16 2 18 18 और 4 18 4 22 22 2 24। सिंपल सा फार्मूला आ गया, ठीक। अब आपको ये भी पता चल गया होगा इस माध्यम से। अगर हम बनना भी बताते तो ही पता चल जाता कि अगर जहां अयोग वहां होगा वहां कौन सी मात्रा लगेगी? दीर्घ की, ठीक है। लेकिन हमारे एक क्या कहते हैं आदृश्य संयुक्त वर्ण, ये भी तो एक हिसाब से संयुक्त वर्ण ही है। अड़ा दो शब्द से मिलके बनता है कि नहीं? हमने आपको लिखाया था अड़ा दो शब्द से, लेकिन वो आप नहीं जान पाएंगे क्योंकि वो काफी डीपली आपको जाना पड़ेगा। 3 जो संयुक्त वर्ण आपको लिखाए गए हैं क्षत्रिज्ञा, वही जानिए। अड़ा अंगा या ये सब अयोग वो क्या है? पंचमाक्षर के स्थान पर प्रयोग ध्वनि, ठीक है। और हमने भी लिखा था कि केवल बिंदी से किस प्रकार की ध्वनि आती है और उसको किस में काउंट किया जाता है। काखा काखा अंगा में आएगी तो का वर्ण में अगर किसी के ऊपर आएगी तो उसको क्या गिना जाएगा? अंगा शब्द की ध्वनि उसमें प्रदर्शित होगी। लिखाया है ना, ठीक। तो हमारे इसमें कितने आ गए मात्रा? 24 आ गई, उसमें भी 24 आ गई। और इसका अंतिम वर्ण मिल गया। कोई डाउट बचा कुंडलिया में? कहा? दुहराले, दुहराले भोजपुरी शब्द है। क्या लिखा है? उधराले नहीं, दुहराले लिखो भाई, उधराले है। हो गया? जिससे है ना? कहाँ? ये पहले से पहले। हाँ भाई जिससे। क्यों इंटरनेशनल? गलत तो नहीं लिख लिया जैसे उसको गलत लिख लिया। इंटरनेशनल बेइज्जती कर रहे हो, जिससे ही लिखा। हमारी लिखावट ही थोड़ा, हमारी नहीं, कोई भी होगा जिसने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, अगर उसने डेली क्लास अटेंड की है तो उसकी राइटिंग नहीं बनेगी, मैं लिख के दे दूं। कि वहां जिस तरह से लिखाया जाता है वो जो लिख चुका है वही जानेगा।
जितनी तेजी लिखेंगे उतनी तेजी से मिटाएंगे। आपको लिखना है तो लिखना है, नहीं लिखेंगे तो छूट जाएगा। तो जो राइटिंग बैठा के लिखेगा वो 3 पन्ना लिखेगा पूरे दिन में। और राइटिंग का नंबर पीसीएस और आईएएस तक के एग्जाम में मिलता है, ये नहीं कि केवल बोर्ड परीक्षा में। आप जितना बड़ा एग्जाम देंगे वहां भी राइटिंग का नंबर मिलता है आपको। अब नहीं, हमारा दुर्भाग्य नहीं बन रहा है राइटिंग, क्या किया जाए। कितना टाइम लगता है लिखने में? हो गया ठीक। अब किसी को कोई डाउट है किसी छंद में जितना पढ़ाया गया है? दोहा, रोला, सोरठा, छप्पे, कुंडलिया, चौपाई, उल्लाला, किसी को है कोई डाउट? है सबको डाउट क्लियर सबका? बोलो हाँ ना बोलो। कोई डाउट नहीं है? क्या हो गया आवाज में? सब ठीक है? कोई परेशानी तो नहीं ना? छंद चैप्टर में किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। छंद चैप्टर में किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। कोई डाउट नहीं है? ठीक, लिखा है समझा कि नहीं? ये एक वर्णिक छंद होता है और आपके जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में वर्णिक छंद नहीं है। यूपी पुलिस के सिलेबस में जिस प्रकार इसमें मात्रा गिनी जाती है उसी प्रकार उसमें वर्ण गिना जाएगा। आपको वर्ण गिनने के लिए हम बताए हैं ना, वर्ण वियोजन और संयोजन पढ़ाए हैं। ठीक, कि किस प्रकार को किस वर्ण को तोड़ा जाता है और किस प्रकार से तोड़े हुए वर्ण को संयोजन में लाया जाता है। तो जिस प्रकार से हम यहाँ मात्रा गिनते हैं उसी प्रकार से उसमें वर्ण गिना जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से आपको बता दें, ये लिखा है क्या? कमल। इसका विनियोजन क्या होगा? तब ये जाकर कमल होगा। इसमें हम मात्रा काउंट करते हैं, वाणिज्य छंद में हम वर्णों को काउंट कर लेंगे। नहीं, वर्णों के अंतर्गत अब कितने वर्ण इसमें हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ण हो गए ना। तो कमल में कितने वर्ण आएंगे हमारे? टोटल 6 वर्ण। ठीक, इसी प्रकार से गिन लेंगे। नहीं, वर्णिक छंद नहीं आएगा, आज तक कभी नहीं आया। केवल आपको जितना पढ़ाए हैं हम गारंटी लिख के दे रहे हैं 100%, इसी में से आएगा। हाँ, गारंटी हमारी है, अगर विश्वास है तो इससे बाहर नहीं आएगा। मात्रा कहीं लिखा दे, कम से कम 3 दिन और लगेगा, लेकिन 15 दिन का टाइम बचा है आप लोगों का। भी आप लोगों को संधि पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया, विशेषण, अव्यय, काफी चीजें हैं। वर्तनी, वाक्यांश के लिए शब्द। हो गया सबका? आप लोगों की यूपी स्पेशल क्लास कैसे चल पाएगी? बहुत से लोग आ नहीं पाएंगे। जो आएंगे वो तो कम से कम 5-6 दिन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको जाता है, वही याद भी होता है। समझ रहे हैं? अलग से याद नहीं होगा। कोई किसी टीचर को थोड़ी जिम्मेदारी और लेनी चाहिए। हम बताएंगे थोड़ा, 1-2 पढ़ाइए फालतू चीज, थोड़ा करंट अफेयर्स या तो पढ़ाए कोई या कुछ पढ़ाए। एक आदमी के ऊपर कितना लोड ले लेगा आदमी? समस्या यही है ना। तो ये डाउट क्लियर हो गया इसमें सबका? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया, छंद का चैप्टर समाप्त। अब हम लोग अगला चैप्टर क्या पढ़ेंगे? अलंकार। ठीक, क्या पढ़ेंगे? अलंकार। गोविंद सर नहीं आएंगे क्या आज? रीडिंग वाले भी नहीं आएंगे? क्या चल रहा है रीजनिंग में? कौन सा चैप्टर चल रहा है? कैलेंडर। क्या चेंज हुआ है? डेट से डेट, डे से मंथ, डे से ईयर, क्या चल रहा है अभी? कौन सा ईयर कब रिपीट होगा? 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 से। अब हम शुरू से पढ़ाए नहीं है तो हम शुरू से पढ़ाएंगे तो उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन ज़्यादा आता है, रीजनिंग में ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। इसमें किसी की गलती भी बहुत अच्छी से नहीं दे सकते, क्योंकि 1.5 महीने का समय मिला है और हमने आपको पहले ही बता दिया कि हर सिलेबस 1 साल का होता है।
चाहे आईएएस का सिलेबस हो, चाहे आईएफएस का हो, या यूपी पुलिस का हो, या ग्रुप डी का हो, सब सिलेबस 1 साल का ही होता है। अब 1 साल की चीज़ 1.5 महीने में हमें नहीं लगता कोई पढ़ा पाएगा, लेकिन फिर भी अगर हमने हिंदी कहा है तो हम हिंदी पढ़ाएंगे, यूपी स्पेशल पढ़ाएंगे, करंट पढ़ाएंगे, 3 चीज़ तो आपको कंप्लीट ही करा देगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ है, करंट की तो कोई गारंटी किसी के लिए नहीं है। यूपी स्पेशल और हिंदी की तो गारंटी है कि आप जो हम पढ़ा रहे हैं उसी में से आएगा, लेकिन करंट की कोई गारंटी नहीं है। करंट के लिए आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और दुनिया की कोई ऐसी कोचिंग नहीं है जो ये कह दी कि जितना पढ़ा रहे हैं करंट उतना पढ़ लीजिए, करंट उसी में से आएगा। ठीक है, ये चीज़ है कि पिछले 1 साल का करंट आपको याद होना चाहिए, और पिछले 1 साल का करंट 1 महीना लग जाएगा केवल करंट पढ़ाने में, तो इसलिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। और एक सबसे अच्छी बात, आप लोग यूट्यूब पर शॉर्ट ट्रिक देखिए रीजनिंग के लिए, यूट्यूब पे डालिए शॉर्ट ट्रिक, और वो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक, उसमें कुछ चैप्टर हैं, जैसे हमने जो सॉल्व किया है पेपर, उसमें आपका कैलेंडर से सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, डायरेक्शन से कम 3 सवाल आएगा। डायरेक्शन क्लियर है सबको? दिशा वाला, दिशा भी नहीं पढ़ाया गया? कैलेंडर तो पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हो सकता है दिशा पढ़ाएं। उसके बाद ब्लड रिलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध पढ़ा गया? पढ़ाया क्या 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 कौन कौन से चैप्टर? अच्छा, डाइस समझ में आ रहा है? डाइस आ रहा है समझ में? कोई ट्रिक व्रिक बताएं उसकी। डाइस की बिल्कुल सिंपल ट्रिक होती है, और हम नहीं समझा सकते क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ा दिया है। आपसे हिंदी की क्लास है, हिंदी का जो पूछना है वो पूछिए, नहीं पढ़ा पाएंगे तो देखा जाएगा। कितना चैप्टर पढ़ाए टोटल ये तो बताएं, थोड़ा हम आपको मार्गदर्शन करेंगे। वर्णमाला पढ़ाया होगा अभी तक? वर्णमाला पढ़ाए ना? डाइस पढ़ाए हैं, क्लोक पढ़ा दिए, वाटर इमेज और माइरर इमेज, पानी में प्रतिबिंब ये वाला कोई सूत्र बताएं इसका, क्या रूल है? और अगर अच्छा, और माइनर इमेज से कितना माइनस होता है किसमें से? आप 1160 से भी करेंगे फिर भी आ जाएगा। ठीक है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें एक पॉइंट याद करना है। कुल मिला के देखिए, अगर आपको जो लगता है कि जो चीज़ थोड़ा कम पढ़ाई जा रही है उस पर थोड़ा अलग से भी ध्यान दीजिए। किसके किसके पास है ये रीजनिंग सॉल्व करने की बुक? साल भर किसके पास है रीजनिंग का? रीजनिंग की बुक है सबके पास? हाँ, मिक्सचर भी है। किसके पास नहीं, जरा हाथ खड़ा करिए तो, किसके पास बुक नहीं है रीजनिंग की? अच्छे से हाथ खड़ा करिए तब मैं बताऊं। है तुम्हारे पास? आपके पास है? जिसके पास नहीं वो आज ही ले लो। आप अलग रीजनिंग की बुक ले लीजिए, समान तर्क शक्ति एवं बुद्धि परीक्षण। रीजनिंग से 55 क्वेश्चन आता है, आप लेके और अच्छे से उसमें, अगर आप लगभग 31 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। 31 चैप्टर अगर बहुत टाइम लगेगा तो 3 से 4 दिन लगेगा। ठीक, एक दिन में, हाँ, 3 से 4 दिन लगेगा बस। अब आप लोग कितने दिन में पढ़ते हैं हमें नहीं पता। लूसेंट का विविध मैंने 1.5 दिन में पूरा याद किया है, आपसे बताया था 1.5 दिन में पूरा लूसेंट का विविध। अब आपकी क्षमता के ऊपर है, आप कितनी देर में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं या नहीं पता, आप कैपेसिटी कितनी, आपको याद कितना होता है। ऐसा कोई नहीं है जिसको पढ़ना ना पड़ता हो, हमें भी पढ़ना पड़ता है डेली। क्या हुआ? आप लोग रीजनिंग के लिए सबसे ज्यादा ध्यान रीजनिंग पर दीजिए पहले, क्योंकि आधा क्वेश्चन रीजनिंग का ही आएगा उसमें। मैथ के लगभग 18 क्वेश्चन रीजनिंग में डाइवर्ट हो जाते हैं। मानसिक अभिरुचि जिसको कहा जाता है, मेंटल एबिलिटी। रीजनिंग अलग होता है, मेंटल एबिलिटी अलग होता है, उसमें आपके मस्तिष्क क्षमता पर निर्भर चीजें होती हैं। रीजनिंग का जो क्वेश्चन आएगा वो तो 37-38 अलग से आएगा ही, लेकिन आप जब रीजनिंग की बुक ले लेंगे तो उसमें जो भी आता है 55, लगभग 55 का 55 उसमें से ही मिल जाएगा। और खूब सॉल्व करिए रीजनिंग, और ये भी टाइम का ध्यान रखते हुए सॉल्व करिए। ये नहीं कि आपने आधा घंटे में एक सवाल लगा लिया बहुत खुश हो जाइए। 1 सेकंड फालतू नहीं मिलेगा आपको। 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, सेकंड, अगर सेकंड का भी 10 आंसर करें तो उतना भी टाइम फालतू नहीं। अगर घंटी लगी काफी छूट गई वहां। और कोई चतुराई करने का प्रयास भी मत करना कि हम 2 क्वेश्चन और कर लें, नहीं, काफी वहीं छूटी रहेगी, लेगा नहीं फिर कोई। ये ध्यान रखना है। स्पीड मेंटेन करना ही करना है आपको सबसे। अच्छा, ये पता है आपको पहले कौन सा इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जीएस और मैथ होता है? सबसे पहले क्या करेंगे पता है? इंग्लिश नहीं, हिंदी, रीजनिंग, जीएस और मैथ। सबसे पहले है, हाँ, सबसे पहले जीएस, उसके बाद में हिंदी, उसके बाद में मैथ, और सबसे लास्ट में रीजनिंग।
ठीक है, क्योंकि आप ये प्रयास करिए, अगर आपको सिंपल केवल टिक लगाना है पढ़ के तो कितना टाइम लगेगा? तो जिन्हें मैं हिंदी में और जीएस में 38 क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा 5 मिनट। ऐसा तो है नहीं कि जीएस में भी आपको सवाल लगा के तब समझना है। प्रश्न आ गया कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो उसमें अगर जिसने पढ़ा है वो लगा लेगा, नहीं पढ़ा तो दिन भर आप लगे रहिए, नहीं लगा पाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। और एक चीज़ और है, ज़्यादा टिक फालतू की तुक्का मारने में मत बाजिए। अगर 20 से 25 क्वेश्चन गलत हो गया तो आप तुरंत बाहर हो गए मेरिट से। जो नहीं आता है, अगर आपने एक्यूरेट क्वेश्चन अगर आपने 90 से 100 कर लिया तो भी आपको डाउट नहीं है, लेकिन एक्यूरेट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कहा हम तो 150 लगाए हैं, 150 में 117 गलत है, तो जो नंबर मिला था उसमें से भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, हम क्यों बार बार ये सब समझा रहे हैं? पहली बार है आप लोगों का। इसमें बहुत लोग सोचेंगे अभी टाइम बचा है, लाओ तुक्का मार दें थोड़ा। जो सही करके आए हैं वो भी खराब हो जाएगा। तुक्का मारना चाहिए, लेकिन जिसमें माइनस मार्किंग ना हो। बहुत से पेपर हैं जिसमें माइनस मार्किंग नहीं है, उसमें तुक्का बिल्कुल लगाइए। तुक्का हो सकता है किस्मत साथ दे जाए, लेकिन इसमें तुक्का साथ नहीं देता है। अगर जो आपका तुक्का साथ देगा तो जो 8 घंटा पढ़ के बैठे हैं उनका किस्मत कहाँ चली जाएगी? उन्होंने भी तो मेहनत किया है। तुक्का में वहाँ लगाए, जैसे हम जैसे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 50 क्वेश्चन में हम जो आंसर की उसमें दे रहे हैं, उसमें ए और बी अधिकतर आ रहा है, तो वहाँ से तुक्का लगा सकते हैं ना। देखिए, एक चीज मैंने आपको और बताया था कि किसी ऑप्शन में आपको डाउट है कि ये सही है बी से, जो पहले माइंड में आए तत्काल उसी पे टिक मार दीजिए। हम अनुभव बता रहे हैं आपको, ये हम जो आप लोग कर रहे हैं, हम घाट घाट का पानी पी के बैठे हैं। अभी कहाँ पीना, अभी पहला पेपर होगा ना आप लोगों का। दे देंगे। 2 पेपर दिए हैं अभी तक केवल, एक आए टैटू से तो कोई दिक्कत नहीं है। जी है, बिल्कुल दिक्कत, 100% दिक्कत। तत्काल आपको मेडिकल में हाँ, जो गोदना सुदना टेटू वगैरह है ये खत्म कर लो। अब खत्म कैसे होगा? आप जला लो हाथ, कुछ भी कर लो, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। तत्काल आप मेडिकल में बाहर हो जाएंगे, कोई इशू नहीं, कोई चांस ही नहीं है। वो खत्म होने का है जुगाड़, परेशान मत होइए। आप परेशान मत होइए, हमारे पास उसका भी सॉल्यूशन है। हाथ नहीं कटाना पड़ेगा, परेशान मत हो, खत्म हो जाएगा वैसे भी। ठीक है, और टैटू वगैरह वैसे जो जिसको पढ़ना लिखना है उसको नहीं करवाना चाहिए। कोई कोई यहाँ 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 करवा लेता है, क्या मतलब है इस सब का? अगर जो आदमी चाहेगा वो भी नहीं खत्म कर सकता उसको। तो हम लोग कल से क्या पढ़ेंगे? अलंकार। और प्रयास करेंगे कि कल ही खत्म कर दें अलंकार, क्योंकि अब आपको बेसिक चीज बताने के साथ साथ अब काफी टाइम बचा नहीं है। हम ये सोचेंगे कि लास्ट तक हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। इसमें आपको 4 अपठित गद्यांश आएगा। ठीक है, अपठित गद्यांश जिसमें 4 से 5 नंबर आपको फ्री में मिलता है हिंदी में, यानी उसी में से पढ़ के उसी में से आपको टिक लगाना रहता है। प्रीवियस पेपर किए हैं ना ना ना, अपठित गद्यांश आता है, उसमें से आपको पहले पढ़िए पैराग्राफ, पैराग्राफ पढ़ने के साथ नीचे आंसर देना होता है आपको। काफी लोग उसमें भी चकरा जाते हैं, पूछता ही ऐसे है वो। और रीजनिंग में कथन निष्कर्ष लगभग 4 से 5। अब टीचर बाहर खड़े हैं, हम एग्जाम्पल कैसे दें यहाँ? कोई मान लीजिए कोई लेसन आ गया, ठीक, जैसे महात्मा गांधी के बारे में इतना ज्यादा लिखने के आ गया, अच्छा ठीक, हाँ अपठित गद्यांश ये होता है जिससे मान लीजिए महात्मा गांधी के बारे में कोई टॉपिक आ गया, ठीक, महात्मा गांधी ने कब असहयोग आंदोलन शुरू किया, महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या था, अफ्रीका में उन्होंने कब असहयोग आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो यात्रा कब हुआ, पूना पैक्ट कब हुआ, उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीजें हैं, करो या मरो का नारा कब दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया, पूरी डिटेल्स बारे में आपको लिख के दे देगा। उसके बाद में उसमें कहेगा कि अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और नीचे प्रश्न पूछ लेगा उसी में से कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी। आपको ऊपर पढ़ के नीचे उत्तर दे देना है, सिंपल सी चीज है। हाँ, इसमें वो कथन और निष्कर्ष होता है। आपको एक कथन दिया जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, अब हिंदी की क्लास है, इसमें कटवाना पड़ेगा यूट्यूब पे वीडियो। इसमें क्या करना है आपको, जैसे दे दिया इसमें कि दिल्ली में आतंकवाद चरम सीमा पर है, ये कथन हो गया, ठीक। फिर उसके बाद में निष्कर्ष देगा, आतंकवाद को खत्म करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। दूसरा निष्कर्ष देगा, इसमें जनता की भी साझेदारी होनी चाहिए। फिर आपको नीचे प्रश्न देगा, कथन ए सही है, कथन बी सही है, ये भी दोनों सही है, भी दोनों नहीं सही है। आपको अपने मस्तिष्क से सोचना है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। इसको मेंटल एबिलिटी इसीलिए कहते हैं, मानसिक क्षमता इसीलिए कहते हैं।
आपको इसके बारे में सोचना चाहिए कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए जनता और सरकार दोनों को भी कदम उठाना चाहिए। आतंकवादी सरकार तो बनती नहीं है, जनता में से ही कोई लिखे एक फोटे से मन निकलता है। तो सरकार के साथ साथ जनता को भी ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो देश है वो आतंकवाद से मुक्त हो। तो कथन निष्कर्ष में इसी प्रकार से चीजें आएंगी। जैसे मान लीजिए आपको दे देगा कि स्वच्छता के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है, ये आपका कथन आ गया। फिर 2 निष्कर्ष रहेगा, यदि हम जागरूक नहीं होंगे तो कुछ दिन में हमारी गिनती पिछड़े देशों में की जाएगी। इसके लिए सरकार को जन जागृत रैली या ऐसे कुछ प्रकार के काम करने चाहिए। अब उसमें आपको उत्तर देना है कि आपका पहला वाला सही लग रहा है कि दूसरा वाला सही लग रहा है, या पहला दूसरा दोनों सही लग रहा है या कोई सही नहीं लग रहा है। आपकी मस्तिष्क चेतना क्या है, आपकी सोच की क्षमता क्या है, इस माध्यम से आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। और ये तब आएगा जब आप उस टाइप के तमाम प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, कथन और निष्कर्ष ये YouTube पर आप अच्छे से देखिए, क्योंकि इसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं और कैलेंडर में एक भी पॉइंट गलत हुआ तो चला जाएगा। हमने अनुभव अपना बताया है जिन लोगों को, क्योंकि हमारे साथ एक लड़का था, हमारा पार्टनर इलाहाबाद में, बहुत तेज दिमाग का था, बहुत अच्छी रीजनिंग थी, लेकिन बस वही समस्या उसकी थी कि वो 3 सेकंड में लगाने के चक्कर में एक पॉइंट गलत हो गया, पूरा सवाल गलत। कोई भी रीजनिंग का सवाल ऐसा नहीं जिसमें 1 मिनट से ज्यादा लगे, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है, 1 मिनट से ज्यादा किसी में भी नहीं लगता। लेकिन अब जब स्पीड नहीं है तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा। अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए उसको। 10 मिनट खर्च करके अगर एक सवाल लगा भी लेते हैं तो उसमें आपका ही घाटा है। 10 मिनट में अपेक्षा है कि 10 से 15 सवाल आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, जैसे एनोलॉजी हो गया, समरूपता है। रीजनिंग वाले सर नहीं आएंगे, थोड़ा आइए अंदर। रीजनिंग वाले सर नहीं आएंगे, थोड़ा 10 मिनट में आप थोड़ा लंबा खींच दीजिए। तो हमारे पास समय नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर आप हाँ, तो इन लोगों को थोड़ा, क्योंकि खाली बैठे रहेंगे, इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा समझा दीजिएगा। जी।